हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में वहाँ के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक लॉ निकाला है जहाँ पे इंटर फैक्ट्री ट्रांसफ़र के ऊपर रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो भी उनके वैट के लॉज होते हैं अंडर सेक्शन 46। नॉर्मली इस किस्म के जो चेंजेस होते हैं वो इंडस्ट्री को हैम्पर करते हैं। इंडिया में इस किस्म के लॉ हैं जहाँ पे एक चीज़ जो कि एक ही बेसिकली कंपनी है, उसी की 2-3-4 फैक्ट्री हैं और एक पार्ट बन के जब दूसरे पार्ट में जाता है, दूसरी फैक्ट्री में जाता है, वहाँ से सी में जाता है, सी से डी में जाता है, तब कहीं जाके फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है। अब इसको नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि ये ख़ास तौर से जिनका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हर जगह पे टैक्स देना पड़ेगा, यूनिट ए से बी, बी से सी, सी से डी में। और ये मैन्युफैक्चरर विल नॉट बी एबल टू चेंज शेप, नेचर, क्राइटेरिया और क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्टेड, परचेज्ड, अर्नड और प्रोक्योर्ड। काफ़ी इसके अंदर लॉ लगा दिए गए हैं। अगर किसी भी कंपनी का सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके लिए फिर ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई है। भारत में इन्हीं परेशानियों के कारण कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हैम्पर हो जाती है और अभी तक इस मामले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ के मामले में जो कि एक नासिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, एक हाइडेलबर्ग सीमेंट बांग्लादेश, उसके हवाले से कुछ रिक्वेस्ट आई थी बोर्ड के पास, क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो बोर्ड के जो क्लैरिफिकेशन आए हैं वो टैक्सेबल हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो आगे चल के उसके ऊपर रिबेट ले सकते हैं, लेकिन वो रिबेट के सिस्टम सरकार में आपको पता वो कैसे होते हैं कि रिबेट आज मांगो तो पता लग रहा 6 महीने बाद भी नहीं मिलता है। चीज़ों में जब फाइनेंशियल ख़ास तौर से जो सेटअप्स होते हैं उसके अंदर जब एफिशिएंसीज नहीं होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं करप्शन ब्रीड होता है। फिर आपको अपने रिबेट को एडजस्ट कराने के लिए करप्ट लोगों को करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए पैसा देना पड़ता है, मनी देना पड़ता है, ब्राइब देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जब एक ही ग्रुप की कंपनी है, चाहे वो सेंट्रल रजिस्टर्ड हो या ना हो, अब उनका एक कानून है। लेकिन मैंने इंडिया के अंदर इस मामले में देखा है कि जब भी ऐसे कानून आते हैं और हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग हैम्पर हो जाती है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को नुकसान होता है, उसके अंदर बॉटलनेक्स बढ़ते हैं। यही वो चीज़ें हैं जिसको फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन की जो कंपनियां जब आती हैं तो पहले देखती हैं कि हमारा जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है पार्ट ए का, फिर बी में, बी से सी में, सी से डी में, वो कितना स्मूथ है और उसके अंदर कोई भी सरकारी इंटरवेंशन या सरकारी दखलंदाजी नहीं है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक मोबाइल फ़ोन जब मैन्युफैक्चर होता है तो वो कम से कम नहीं तो 30 से 40 बार बॉर्डर पार करता है, चाहे वो वियतनाम से चाइना आए, चाइना से वियतनाम, वियतनाम से कोरिया, कोरिया से कहीं और, फिर वापस चाइना में, फिर वापस को वियतनाम में। अब आप सोचिए कि ऐसे हालात के अंदर जब एक मोबाइल फ़ोन 30-40 बार जगह क्रॉस कर देता है और हर बार उसको वहाँ पे टैक्स देना पड़े, फिर उसको रिबेट लेना पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि सिस्टम कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। और वहाँ पे कोई भी किसी के ऊपर टैक्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो 30-40 बार वो बॉर्डर क्रॉस करता है एक ही मोबाइल मैन्युफैक्चर होने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि उनके सिस्टम्स कितने ज़्यादा एडवांस्ड हैं। काश कि यही सिस्टम इंडिया और बांग्लादेश में भी हो जाए तो यहाँ पर भी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी आसान हो जाए। इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करीब 60s के रैंक में था, जो लास्ट 2019 की रिपोर्ट थी, और बांग्लादेश करीब 160 के ऊपर था। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग जो बिजनेस होता है थोड़ा थोड़ा, वो इन्हीं मामलों में होता है कि जहाँ पे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो फेजेस होते हैं वहाँ जगह जगह टैक्सेशन ना हो, जगह जगह हर फेज़ में आके टैक्सेशन रिबेट, इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। खैर, ये अब उनका डिसीजन है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने आपको इन्फॉर्म किया कि ऐसे डिसीजंस जो हैं वो दरअसल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, हैम्परिंग करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। ये वो सिस्टम नहीं है जो चाइना, वियतनाम, कोरिया के बीच में लगातार गुड्स घूमते रहते हैं और कहीं पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया आपका।